वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स, करियर विथ होम। पहली बात तो आप लोग फीस स्ट्रक्चर की बात आप लोगों को कई बार बता दिया गया है और क्लास स्टार्ट हो चुकी है। एक काम ये, क्लास स्टार्ट हो चुकी है, बराबर चलती रहेगी। और कुछ लोग कहते हैं कि मतलब लिटरेचर कब चलेगा। पहले ग्रामर तो जान लो यार। मैं भी जान रहा हूँ कि लिटरेचर कब कैसे चलाना है। तो लिटरेचर चलेगा, ऐसा नहीं कि एक भी बचेगा। तो अब ये जो आपका टेंस संबंधी लिया गया है, टेंस से एक चीज़ नहीं होती है। टेंस ही आपका सारा जितना भी ग्रामर पोर्शन है अटैच करेगा, वो सबको टच करता है टेंस। इसलिए मैं टेंस पहले पढ़ा रहा हूँ कि ताकि आप लोग रिलैक्स मोड में टेंस को पढ़ लें। और ये आप गारंटी में देता हूँ, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना खूब विधिवत पढ़ लेना और एक्सरसाइज भी कर लेना। एक्सरसाइज मैं कराऊंगा भी। इसमें से 5 से 7 क्वेश्चन अगर ना फंसेगा तो कहना कि हाँ आपने गलत बताया था, कि हाँ 5 से 7 क्वेश्चन नहीं फंसा। 101% गारंटी है कि 5 से 7 क्वेश्चन फंसेगा इसी आपके टेंस से। बाकी सब, भाई टेंस मतलब वर्ब से, टेंस हुआ तो वर्ब हुआ। तो टेंस एक ऐसी चीज़ है जो कि हमें पूरा अच्छी तरीके से जान लेना होगा। इसलिए मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ और इसलिए कि आप लोग इसको बार बार रिवीजन में लाइए। टेंस से टेंशन बढ़ेगा, इसे हल्के मत लीजिएगा। बाकी और सारी चीज़ लिटरेचर है, लिटरेचर एक एक दिन में एक एक पार्ट खत्म हो जाएगा। आपको कई बार पढ़ना होगा, मैं तो वही लेकिन ग्रामर इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा। जल्दी खत्म करेंगे तो जल्दी समझ में नहीं आएगा। तो कुछ चीज़ें हैं जो रिलैक्स मूड से ही पढ़ी जा सकती हैं, वो है ग्रामर। वैकेंसी आ जाएगी तो आप जल्दी जल्दी ग्रामर पढ़ना चाहोगे, वहाँ जाके कंफ्यूज हो जाओगे कि हैज़ होना है कि हैड होना है, वाज होना है कि इज होना है, तो ये समस्या हो जाएगी। हाँ, आप लोग ज्वाइन करिए अब जल्दी से जल्दी। और हम लोग एकदम एनर्जेटिक होगी। जब तक आप ज्वाइन नहीं करेंगे तब तक एनर्जेटिक आप नहीं होंगे। आप एकदम रिलैक्स मूड से हैं, क्योंकि अभी वैकेंसी आएगी तब ये होगा। वैकेंसी छोड़ दीजिए, वैकेंसी आएगी पक्का, श्योर एंड सर्टेन, देयर इज नो डाउट से। बट हमें तो पहले स्ट्रांग होना होगा। इसलिए चलिए हम लोग आज चलते हैं। पिछले में पास्ट परफेक्ट की बात किए थे, आज हम लोग फ्यूचर की बात करेंगे। देखिए, प्रेजेंट पढ़ा हम लोगों ने, पास्ट पढ़ा, फिर इसके बाद फ्यूचर में आ रहे हैं। तो फ्यूचर आप देखें, प्रेजेंट हुआ तो प्रेजेंट मतलब है होता है, और आपका पास्ट की बात हुई तो था होता है। अब इसमें हम गे में आएंगे, गागी गे में आएंगे। मतलब फ्यूचर मतलब भविष्य होने की बात होगी, तो यहाँ गागी की बात होगी, अर्थात फ्यूचर इंडेफिनिट हम बात करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट जितना पढ़ा रहा हूँ ध्यान से पढ़ लीजिए डियर। बाकी इसके बाद चाहे जो करिएगा, लेकिन जितना हम आपको टेंस पढ़ा रहे हैं रिलैक्स मोड से पढ़ लीजिए। और एक्सरसाइज में कराऊंगा आप लोगों को, एक्सरसाइज खूब विधिवत, कम से कम 100 एक्सरसाइज तो हो ही जाएगी। उसमें ऊबना मत। मुझे भी मालूम है कि लिटरेचर पढ़ाना है और पढ़ाया जाएगा बाबू, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पहले कुछ ग्रामर पोर्शन भी समझ लिया जाए। टेंस है, वर्ब है, प्रपोजिशन है, आर्टिकल है, इन सबको देखिए कितना भरने के लिए आता है। तो इट मस्ट बी कंपलसरी, तो यह जरूरी है। चलिए हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करते हैं कि भविष्य में कार्य अनिश्चित होना पाया जाए। जब हम कार्य तो पाएंगे लेकिन अनिश्चित की बात होगी। जैसे हम कहें वह जाएगा, वह खाएगा, वो पिएगा, बट डजेंट मैटर कि वो खाएगा तो कब खाएगा, वी डोंट नो अबाउट दैट। हम उसके बारे में नहीं जान रहे हैं कि वो कब खाएगा, खाएगा, पिएगा, सोएगा। अनिश्चितता का कार्य का होना जो अनिश्चितता है, और कब करेगा वो फ्यूचर में, फ्यूचर में करेगा और कार्य अनिश्चित करेगा, उसे हम कहते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। ओके, अब देख रहे हैं डेफिनिट, एक यह रूट वर्ड है फाइनाइट, और फाइनाइट में डी भी और इन भी दोनों आपके प्रीफिक्स हैं। आप लोग जानते हैं प्रीफिक्स सफिक्स भी पूछा जाता है, और पूछने के बजाय जोड़ा भी जाता है। जोड़ करके कई बार आपको पूछा गया है, आपने देखा होगा इसमें, चाहे वो जीआईसी में देखा होगा या टीजीटी में देखा होगा। तो जीआईसी में भी पूछा गया था, पोलाइट में आप प्रीफिक्स जोड़िए, और जो है एडवांटेज था आई थिंक, उसको आप इसमें जोड़िए, ऑप्शन दे दिया गया था प्रीफिक्स जोड़िए। तो ऐसे ही भी पढ़ना होता है प्रीफिक्स सफिक्स। चलिए कम टू द पॉइंट हम लोग चलते हैं। तो फ्यूचर में क्या हमें पढ़ना है, गागी हम आप लोगों को नहीं पढ़ाने आए हैं। फ्यूचर का काम होना है और अनिश्चित होना है, इतना हमें जान लेना। अब हमें कुछ ऐसे शब्द होंगे, उसे हम क्या करेंगे, वो फ्यूचर में होगा कि नहीं होगा।
तो चलते हैं, जैसे समय बताने वाले कुछ शब्द हैं, समय बताने वाले शब्द, वो समय बताने वाले शब्द कौन है ये ध्यान देना है। तो समय बताने वाले जैसे व्हेन, अनटिल, टिल, व्हेन, अनटिल, टिल, ये सब कंडीशन में आ जाएंगे। व्हेन, अनटिल, टिल या सो लॉन्ग एज, ये समय सब बताने वाले हैं, समय को डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे। एज लॉन्ग, सो लॉन्ग एज, एज लॉन्ग एज, एज लॉन्ग एज। सिर्फ आप लोग जो है ध्यान से सुन लेंगे तब भी आप निश्चित रूप से एग्जाम में करके आएंगे। सिर्फ ध्यान से सुन लीजिए, हम ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा इधर उधर की बातें नहीं बताते हैं। तो अब जैसे ये आया फ्यूचर की बात करनी है, फ्यूचर आप ऑलरेडी जनरल वे में है, यू नो ऑलरेडी दैट, बट ये फ्यूचर में अब ये हमने इसको शब्द क्यों लिखा कि यह जो है आपका व्हेन हो, अनटिल हो, टिल हो, सो लॉन्ग एज हो, एज लॉन्ग एज हो, इनको हम क्या करेंगे अगर वो सेंटेंस समय बताने वाले में आ गए, या फिर शर्त बताने वाले, शर्त बताने वाले शब्द आ गए। शर्त बताने वाले शब्द कौन से आ जाते हैं कि जो शर्त बताएंगे, जैसे इफ है, अनलेस है, इफ, अनलेस, इफ, अनलेस, और उसके बाद क्या करते हैं, इन केस, वेदर, इन केस, वेदर, इफ या वेदर दोनों एक जैसे होते हैं, बट वेयर देयर इज चॉइस वेदर प्रयोग करते हैं, और जहां हम इफ जो है दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, बस यूज की बात है। वेदर या प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड इसका अर्थ होता है हिंदी में बशर्ते, बशर्ते प्रोवाइडेड होता है। इन सब मतलब एक समय बताने वाला है और एक शर्त बताने वाले शब्द हैं। यह इनके तुरंत बाद आने वाले वाक्य में विल या शैल, अभी हम क्या करेंगे, एक तो समय बताएगा और एक क्या बताएगा, आपका शर्त बताएगा। यह दोनों शब्द यदि आ गए हैं, इनके तुरंत बाद मतलब इनके वाले इन क्लास में हम शैल और विल का प्रयोग नहीं करेंगे। बता रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, लेकिन हमें यूज कैसे करना है ये ध्यान देना है कि अगर ये वर्ड यूज हैं और फ्यूचर में प्रयोग किए गए हैं तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये शर्त कंडीशंस की बात करते हैं और इनके लिए हमें यह अगर लगा हुआ है और तब फ्यूचर की बात हमें नहीं बतानी है, बल्कि हम प्रेजेंट में उसे यूज करते हैं, फ्यूचर में नहीं करते हैं। ओके, इतनी बात समझ में आई। अब हम जैसे कोई भी मॉडल, जैसे मॉडल में कोई भी मॉडल हमें इसे यूज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर व्हेन है, अनटिल है, टिल है, सो लॉन्ग एज है, एज लॉन्ग एज है, या अनलेस है, अनटिल है, अनलेस है, इन केस है, वेदर है, प्रोवाइडेड है, इन सबको हमें बताना हुआ। इनके क्लास में हम फ्यूचर टेंस का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, इफ़ यू वर्क हार्ड, इफ़ यू विल वर्क हार्ड नहीं होता। हिंदी में आप कहते हैं नहीं कि यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो सफल हो जाओगे, कहने को तो हिंदी में कि यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो सफल हो जाओगे, बट इंग्लिश में करते हो तो सफल हो जाओगे। इस तरह का प्रयोग हमने करना। हम कंडीशनल सेंटेंस आपको लेके आएंगे कि पहले फ्यूचर खत्म हो जाए और फ्यूचर के बाद हम आपको कंडीशनल सेंटेंस के बारे में बताएंगे। तो कंडीशनल सेंटेंस 3 प्रकार में आते हैं, एक प्रेजेंट होता है, एक पास्ट होता है, एक परफेक्ट होता है। बट अभी हम लोग फ्यूचर पढ़ लेते हैं। कंडीशनल में 3 चीज़ें होती हैं, उसको मैं बाकायदे बता दूंगा, जो कि आपके टीजीटी में पहले ही मुझे लगता है पहला या दूसरा क्वेश्चन ही था टीजीटी या पीजीटी में किसी में। तो उस तरह के जो कंडीशनल सेंटेंस बनते हैं उसको भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा है पेशेंस रखिए। मैं लिटरेचर भी पढ़ाऊंगा और ग्रामर चल रहा है तो इसे भी चलने दीजिए। कब कैसे क्या करना है आई नो इट वेल, बस आप ध्यान लगा करके पढ़ने की कोशिश करिए। हाउ टू टैकल योर माइंड आई नो इट वेल। अब कैसे आपके माइंड को टैकल करना है ये मैं जानता हूँ, बट आप जो है धैर्यता से पढ़िए डियर। परेशान होने की जरूरत नहीं है
कि हम ये पढ़ा दें, वो पढ़ा दें, सब कुछ सब पढ़ा जाएगा, ये गारंटी है, बशर्ते प्रोवाइडेड हम लोग थोड़ा सा ये ध्यान दें कि 10 से पूछा जाता है, 6 से 7 क्वेश्चन अवश्य पूछा जाएगा, इसमें नो डाउट भाई। तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में अगर ये सब हैं तो इनके तुरंत बाद हम फ्यूचर टेंस का प्रयोग अर्थात विल या शैल का प्रयोग नहीं करते हैं। यहाँ के किसी भी मॉडल ऑक्सिलरी का प्रयोग नहीं होता है। मॉडल ऑक्सिलरी हम वी कांट यूज एनी टाइप ऑफ मॉडल ऑक्सिलरीज आफ्टर दिस एट वंस। ओके, अब हम ये देखते हैं, आवाज़ तो आप लोगों तक जा ही रही होगी और ये नहीं दिख रहा होगा तो थोड़ा सा आप लोग बढ़ा लीजिए फ्रीक्वेंसी अपनी। अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल करके। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि अंटिल यू विल स्टे हेयर, अंटिल यू विल स्टे हेयर, अंटिल यू विल स्टे हेयर, इतनी बात समझे। अंटिल यू विल स्टे हेयर मतलब अंटिल यू विल स्टे हेयर। फिर हाउ विल यू मीट, हाउ विल यू मीट। अब देख रहे हैं ना कि हम लोगों ने क्या देखा यूज किया है, हाउ विल यू मीट द चेयरमैन, दिख रहा है ना इधर। अब यही आ गया सेंटेंस। और देखिए ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट के भी रूप में आ सकता है, सेंटेंस कंप्लीशन के भी रूप में आ सकता है, मतलब किसी भी रूप में आ सकता है। तो आप सेंटेंस इंप्रूवमेंट की बात कर देखें, यहाँ जैसे विल की बात किया है, हम देखते हैं इसके इस वाले क्लाज में, जो इसका क्लाज है, अनटिल वाला हो चाहे अनलेस वाला हो चाहे टिल वाला, मतलब ये समय बताता है, ये शर्त बताएगा, कंडीशन अप्लाई करता है और इसमें टाइम अप्लाई करता है, दो चीज़ें होती हैं। तो अंटिल जो है आपका, अंटिल यू विल स्टे हेयर, हाउ विल यू मीट चेयरमैन। तो इस वाले क्लास में हम क्या करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे कि नहीं करेंगे? तो आप लोग कमेंट करके बताइए, इसमें हम प्रयोग करेंगे कि नहीं करेंगे। अब ये चीज़ें हो गई, तब तक हम दूसरा सेंटेंस लिखते हैं, उसके बाद आप लोग आंसर दीजिएगा, तब हम इसको बताते हैं कि हम क्या करें इसको, अगर इसका प्रयोग ना करें तो क्या करें। तो अब और फिर देखते हैं कि यू विल हैव टू स्टे हेयर, you will have to stay here। बताइएगा भाई, इसको आप प्रीति रानी भी आप लोग देख रही होंगी, तो इसको आप बताइए कि हाँ कहाँ गलती है, तब आप अपने आप को जज करिए, अपने आप को जज करिए और बताइए। यू विल हैव टू स्टे हेयर मतलब यू विल हैव टू स्टे हेयर एलोन इन केस, भाई आपको तो यहां रुकना पड़ेगा, है ना। यू विल हैव टू स्टे हेयर एलोन, आपको यहां अकेले रुकना पड़ेगा। कैसे? इन केस इट विल रेन, इन केस इट विल रेन। ओके, अब इसमें से बताइए कि हम लोगों की गलती कहाँ है, कहाँ ये सही होगा, ये ध्यान दीजिए। इसके बाद मैं आप लोगों को एक ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ, शायद मालूम ना रहा हो, तो वो चीज़ें पहले इसको आप हल करिए, इसके बाद बताऊँगा कि वो चीज़ क्या बताने जा रहा हूँ। बस ज़रा सा ठहरे रहिए, हैव पेशेंस। अंटिल यू विल स्टे हियर, हम लोगों ने देखा कि इस वाले क्लास में, और यहाँ इन केस है, इस वाले क्लास में हम कभी भी फ्यूचर टेंस, यू कैन से फ्यूचर टेंस नहीं, यू कैन से वी कांट यूज एनी टाइप ऑफ मॉडल ऑक्सिलरीज। हम मॉडल ऑक्सिलरी का प्रयोग नहीं कर सकते, चाहे विल हो, चाहे शैल हो, चाहे कैन हो, चाहे कुड हो, मतलब किसी भी मॉडल ऑक्सिलरी का प्रयोग हम इसमें नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे हम, इन केस है, इन केस के बाद इस वाले क्लास में विल हटा देंगे, और जब विल हटा देंगे तो क्या करना होगा हम लोगों को, इसमें हमें
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करनी होगी। इन केस इट रेन्स, अगर बरसात होती है तो आपको यू विल हैव टू स्टे हेयर अलोन, तो आपको रुकना ही पड़ेगा। अगर किसी न किसी कारण बरसात होने लगी तो इन केस का मतलब यही होता है, किसी कारण अगर बरसात होने लगी मतलब इट रेन्स होगा, नॉट इट विल रेन। अनटिल है, यू विल है, यहां हम लोग क्या करेंगे, विल को हटा देंगे और सीधा क्या हो जाएगा, अनटिल यू स्टे हेयर, क्योंकि भाई यू है तो स्टे करने की जरूरत नहीं। अनटिल यू स्टे हेयर हाउ विल यू मीट चेयरमैन, भाई जब तक आप यहां नहीं रुकोगे, कहने को हिंदी में देखिए करा कि जब तक आप यहां नहीं रुकोगे तब तक चेयरमैन से भाई कैसे आप मिलोगे। यहां इसका अर्थ यह हुआ कि जब तक आप चेयरमैन से नहीं मिलते हो तो कैसे, हाउ विल यू मीट चेयरमैन, तो आप चेयरमैन से कैसे मिलेंगे, मीट द चेयरमैन, क्योंकि ये पद है यहां हम द का प्रयोग अवश्य करते हैं। ओके, इतनी बात समझ में आई, या फिर से बता दें कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में पहला नियम आप लोग देखें कि अगर ये शब्द एक टाइम बताने वाला, एक कंडीशन सप्लाई करने वाला, एक टाइम सप्लाई करने वाला शब्द अगर लगा हुआ है तो हम उसमें किसका प्रयोग करते हैं, फ्यूचर का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि प्रेजेंट का प्रयोग होता है। वी कांट यूज एनी टाइप ऑफ मॉडल ऑक्सिलरीज, ओके, उसमें नहीं करते, बाकी दूसरे क्लास में हम करते हैं। और आप हमेशा पढ़ते आए हैं कि इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो आप देखते हैं कि इफ़ यू विल वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, लिखते हैं ना, सक्सीड, यहां तक तो ठीक है, यू विल सक्सीड हार्ड, लेकिन इफ वाले क्लास में हम विल का प्रयोग नहीं करते। अगर कठिन परिश्रम करते हो, अर्थात इफ यू वर्क हार्ड कहा जाता है, इफ यू विल वर्क हार्ड नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि ये समय या शर्त बताने वाले के साथ ये कंडीशन सप्लाई होता है कि हम इनके साथ किसी भी मॉडल क्रिया का प्रयोग नहीं कर सकते। ओके, इतनी बात सबके समझ में आ गई। अर्थात इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, आप सफल हो जाएंगे। हिंदी में कहा जाए तो वो दोनों अर्थ होता है, हिंदी में हम फ्यूचर की बात करते हैं। एक चीज़ और हम आप लोगों को बताने चल रहे हैं, यहाँ तक तो दिखेगा ही आप लोगों को कि नहीं, चलिए अगर दिखता है तो फिर मिटाने की जरूरत नहीं है, या एक ही हम मिटा देते हैं तब भी काम चल जाएगा। एक सेंटेंस इसमें मिटा देते हैं, जिसके समझ में ना आए वो फिर से कमेंट करके हमसे पूछ लेगा, क्योंकि इसे अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। मैं बार बार कह रहा हूँ तो कहीं ना कहीं इसे फंसने की पूरी उम्मीद है। तो इसको आप जानिए कि ये सेंटेंस, दिस टाइप्स ऑफ सेंटेंस विल बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन, श्योर अनसर्टेन, नो डाउट टू से। तो आप ये निश्चित रूप जान लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए आप लगिए। और अब देखिए, अब इसके बाद हमने आपको जो बताया कि यदि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि फ्यूचर टेंस में हम फर्स्ट पर्सन पढ़ा होगा ना, कि जो फर्स्ट पर्सन है आई और वी, दोनों ने फर्स्ट पर्सन आई और वी, तो उसके साथ हम जो है क्या प्रयोग करेंगे, आई और वी के साथ, तो हम लोग सभी लोग कहते हैं शैल या विल का प्रयोग करते हैं। तो शैल का प्रयोग किस में, केवल आई और वी के साथ, और विल का प्रयोग किस में, हम सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो, तीनों के साथ हम करते हैं। लेकिन इसके साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, हम विल का भी प्रयोग कर सकते हैं, शैल का प्रयोग कर, जैसे हम कहें आई शैल डू दिस वर्क, या फिर आई विल डू दिस वर्क। क्या इसमें कोई गलती है? कोई बताएगा? कोई गलती नहीं है। हम बोल चाल की भाषा में हमेशा आई के साथ विल का ही प्रयोग करते हैं, तो कोई गलती नहीं है। लेकिन एक कंडीशन सप्लाई होगा, जब गलती होगी, इस रूप में कभी भी कोई गलती नहीं, चाहे आई लगाइए, चाहे वी लगाइए, चाहे शैल लगाइए, चाहे विल लगाइए, डजंट मैटर। अब गलती होने वाली कैसे है, कब होगी? जब इसे हम
इनके साथ जब हम इंट्रोगेटिव का प्रयोग करते हैं तो ये हमेशा ध्यान रखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कभी भी हम आई और वी के साथ विल का प्रयोग नहीं करेंगे। ये हमेशा रिमेंबर रहे, क्योंकि इससे गलती आपसे पूछी जा सकती है। तो इंट्रोगेटिव, देखिए पॉजिटिव सेंटेंस हो, निगेटिव सेंटेंस हो, सब के साथ आप शैल या विल किसी के साथ कुछ भी लगा सकते हो। लेकिन यदि यही चीज़ इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हो गया तो आई और वी के साथ केवल और केवल शैल का प्रयोग होगा, कभी भी विल का प्रयोग नहीं किया जाएगा, वो गलत हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम बताते हैं, कहें विल वी कंटिन्यू डूइंग इट, विल वी कंटिन्यू डूइंग इट, ओके। अब ऐसे आ गया विल वी कंटिन्यू डूइंग इट, मतलब हम इसे लगातार करते रहेंगे, ओके। लेकिन ये सही नहीं है, ये गलत है। जैसे ही वी विल कंटिन्यू डूइंग इट हो जाएगा, अगर हम इस तरह से लिखें इसे पॉजिटिव सेंटेंस में, तो लिख सकते हैं, पहले नीचे लिखते हैं इसको, कि अगर हम लिखें वी विल कंटिन्यू डूइंग इट, सही है, वी विल कंटिन्यू डूइंग इट। लेकिन अगर इसी विल को हम पहले करते हैं, प्रश्नवाचक में लिखते हैं, तो हमारा सेंटेंस इस तरह से कभी नहीं होगा। हमें क्या करना होगा, यहाँ शैल का प्रयोग करना होगा, शैल वी कंटिन्यू डूइंग इट। ये कभी भी मत भूलना आप लोग, ये जरूर याद करना कि हम पॉजिटिव में शैल विल किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हम अगर इंट्रोगेटिव की बात आई है तो वहाँ हम केवल और केवल शैल का प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग नहीं करेंगे। आर यू गेटिंग? इतनी बात समझ में आ गई? आगे बढ़ा जाए। अब देखिए हम लोग इसको पहले आप लोग लिख लीजिए और कर लीजिए। जैसे हम लोग कुछ चीज़ें फ्यूचर में काम करने के लिए दो तरीके से काम करते हैं, या तो हम डायरेक्ट आईएनजी का प्रयोग कर लेते हैं और नहीं तो हम गोइंग का प्रयोग करते हैं। पहले इसको हम आप लोग इसे लिख लीजिए और लिखने के बाद आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, तब हम बताते हैं कि हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की बात कैसे करेंगे। ओके, तो यह ध्यान रखना। तो जल्दी हम मिटाते हैं। अब जैसे कुछ ऐसे हैं जो कि फ्यूचर में ही हमें बात फ्यूचर की करनी है और सेंटेंस कैसे लगता है ये ध्यान देना है। जैसे मैं कहूँ कि मैं कल बनारस जा रहा हूँ, है ना, तो उसमें हम क्या करते हैं, फ्यूचर का काम है ना, प्लानिंग है, इसकी फ्यूचर है। तो ध्यान रखना हम लोग बराबर कहते हैं कि फ्यूचर प्लान, फ्यूचर प्लानिंग कभी जो है ये दोनों एक साथ यूज नहीं होगा, या तो फ्यूचर ही होगा या तो प्लान ही होगा, क्योंकि प्लान फ्यूचर के लिए ही प्रयोग किया जाता है। तो फ्यूचर और प्लान दोनों एक साथ अगर यूज करके आता है तो भी गलत है, क्योंकि हम ज़्यादा सुने हैं कि फ्यूचर प्लानिंग क्या है। तो प्लानिंग क्या है, प्लानिंग तो यही है कि फ्यूचर के लिए हम प्लानिंग करते हैं, प्रेजेंट के लिए प्लानिंग थोड़ी होता है, प्रेजेंट में प्रेजेंट हो जाता है। इसलिए कभी भी फ्यूचर और प्लानिंग दोनों एक साथ यूज नहीं होगा, या तो प्लानिंग या तो फ्यूचर की घटना की बात करनी है, दोनों में से कोई एक लगाना है। तो फ्यूचर बताने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। और फिर अगर इस तरह, ये तो इस तरह का हो गया, और ये भी लगा करके कैसे, इज आर एम लगा करके भी बनाया जाता है और कंटिन्यूअस टेंस का भी प्रयोग करके फ्यूचर बताने के लिए किया जाता है। दो शर्तें हैं, टू कंडीशंस अप्लाई। तो अब जैसे इज आर एम है, ओके, इतनी बात आप लोग समझ रहे हैं। तो जैसे ही लगा, इसका मतलब हम कुछ काम फ्यूचर के लिए जा रहे हैं, हमारी कुछ प्लानिंग है, तो उसके लिए हम काम कर रहे हैं, तो यहाँ इसका भी प्रयोग करते हैं। और जब ये करते हैं तो आपका इसमें आपका ये हो जाएगा। और फिर गोइंग की बात करेंगे, है ना,
गोइंग और उसके बाद +2 का प्रयोग करते हैं और 2 के बाद जो है क्या करते हैं प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। मतलब ये हमारा रूल हो जाता है कि यदि हम फ्यूचर के लिए दो चीज़ें होती हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के लिए फ्यूचर की सिचुएशन को बताने के लिए कंटिन्यूअस, अभी फ्यूचर परफेक्ट अभी बाद में चलते हैं। तो जैसे हमें ये कंटिन्यूटी बतानी है या फ्यूचर की प्लानिंग की बात करनी है, फ्यूचर बताना है, तो हम वहाँ क्या करेंगे, उसके लिए दो कंडीशन अप्लाई करते हैं। एक तो आपका हो गया इज आर एम वाज गोइंग, एक डायरेक्ट कर देते हैं। जैसे हम कहें आई एम मीटिंग द चेयरमैन, आई एम मीटिंग द चेयरमैन, ओके, आई एम मीटिंग द चेयरमैन टुडे, टू I am meeting the chairman today to present my इधर लिख देते हैं ग्रीवेंसेज, यहां वहां नहीं दिखते, ग्रीवेंसेज। I am meeting the chairman today to present my grievances। यहाँ आपका हो गया कि यहाँ आप ये भी आपका सही है, कंटिन्यूअस का प्रयोग करके हम फ्यूचर की बात को बताते हैं क्योंकि प्लानिंग हो जाती है। अगर हम इसको इस तरह से नहीं करना चाहते हैं तो दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं आई एम गोइंग टू मीट, आई एम गोइंग टू मीट, आई एम गोइंग टू मीट, मैं मिलने जा रहा हूँ। ये फार्मूला लागू हुआ कि नहीं, इज आर एम और प्लस गोइंग टू, इस तरह का वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी मेन वर्ब। तो इसमें हो गया आई एम, यही चीज बना रहे हैं, आई एम गोइंग टू मीट द चेयरमैन, द चेयरमैन, ओके, टुडे टू प्रेजेंट माई, today to present my grievances, ओके। ये हमारा जो सेंटेंस दोनों का दोनों सही है कि हम अगर फ्यूचर के बात करते हैं, फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं, तो उसमें हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं और दो तरीके से करते हैं, या तो डायरेक्ट आईएनजी लगा करके या तो इज आर एम का प्रयोग करके हम करते हैं। +2 प्लस फिर आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। इतनी बात समझ में आई। अब इसके बाद जो है, अब इसके बाद हम लोग कल जो है कल फ्यूचर परफेक्ट की बात करेंगे। आज ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और कंटिन्यूअस टेंस की चर्चा एक साथ हमने कर दिया कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। कल हम लोग फ्यूचर परफेक्ट की बात करेंगे और कंडीशनल सेंटेंस की बात करेंगे। तो ये ध्यान रखना, इसको आप लोग बराबर पढ़ते रहिए। इसको जैसे हम टेंस खत्म करेंगे हम तुरंत आप लोगों को क्या करेंगे, इस पे एक्सरसाइज कराएंगे और आप लोग खुद करोगे और देखोगे कि हाँ हमें आ रहा कि नहीं आ रहा है जितना मैं बताया हूँ। तो इट मस्ट बी कंपलसरी, सभी लोग लाइव जरूर रहिएगा। और अब ये एक बार चीज़, जितने लोगों को जितनी जल्दी हो सके, जो चाह रहे हों तो ज्वाइन कर लें डियर्स। बाकी सारा काम चल रहा है और अब रुकूंगा नहीं, अब चलने का नाम है तो फिर चलते ही रहना है। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ।